चलिए, तो बच्चों आज का टॉपिक हम कर चुके हैं अभी तक इस चैप्टर में। फोर्थ, अरिस्टोटल फैलेसी। क्या बोला था? देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन ऑफ मोशन। मोशन की पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक्सटर्नल फोर्स की। ऐसा किसने कहा? अरिस्टोटल फैलेसी ने। लेकिन गैलीली ने ये बात कब फेल की? जब उन्होंने बोला कि हमारी अगर किसी दो स्लोप को लेते हैं, और ये मैंने एक अच्छे से बताया था कि अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट से गिराते हैं एक स्लोप के ऊपर, तो देखते हैं वो बॉडी कुछ रोल करने के बाद सेम हाइट तक जाती है, लगभग अप्रोक्स में। लगभग उतनी हाइट तक तो नहीं जाती, मान के चले h हाइट से गिराते हैं तो लगभग h हाइट तक ये ऊपर पहुंचती है। भाई सेम लेवल पहुंचना चाहिए, लगभग उस हाइट तक जाती है। क्यों नहीं जाती? उसका रीजन तुम्हें पता है, लेकिन हो सकता है मन में ना आ रहा हो। और वो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी की कुछ एनर्जी किसमें चली जाती है? अगेंस्ट द फ्रिक्शन बॉडी यहां जाती है। लेकिन तब तक फ्रिक्शन की नॉलेज नहीं थी, अरिस्टोटल को नहीं थी, इसलिए वो बात नहीं बता पाए। गैलीलियो ने ये बात बताई कि कुछ रीजन है जो उसको अपोज करता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? एक प्रैक्टिकल किया, ऑब्जर्वेशन, और उसमें देखा कि अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए स्लोप के ऊपर तो नीचे आती है किसके साथ? इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। जब वो नीचे आती है तो स्पीड इंक्रीज होती है, फ्लैट सरफेस पे रोल होती है और उसके बाद सेम हाइट ऊपर तक जाती है। उस टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज होती है ना। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट, मैंने बोला था कि जो फर्स्ट स्लोप है उसका एंगल तो थीटा रखते हैं, लेकिन जो सेकंड स्लोप है उसके लिए उन्होंने क्या किया? हर बार एंगल को रिड्यूस किया, कम किया। फर्स्ट टाइम θ1 लिया, सेकंड टाइम थोड़ा कम एंगल किया, और ये कितना बोला इसको? θ2। फर्स्ट टाइम एंगल कितना बोला? थीटा। तो देखो फर्स्ट टाइम तो थीटा ही रखेंगे, लेकिन सेकंड टाइम यहां पे सपोज 60 डिग्री था, इसके बाद क्या किया? 30 डिग्री। तो क्या देखा? देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं किसी बॉडी को, किसी बॉल को नीचे गिराऊंगा अपने इस हैंड की पोजीशन से, मेरा ये हाथ की पोजीशन यहाँ पे, यहां से गिराऊंगा तो इतनी हाइट ऊपर तक नहीं आती। क्यों? अगर उसकी इलास्टिक पूरी है, अगर बॉल के अंदर इलास्टिसिटी पूरी है, तो जंप करने के बाद यहां तक आएगी, लेकिन आती नहीं है, लगभग अप्रोक्स में यहां तक आएगी, ये बोल सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो कुछ फ्लैट सरफेस पर रोल होगी, उसके बाद सेम हाइट तक जाती है। हालांकि ये सेम हाइट ये है लगभग, लेकिन टच कर जाती है उसको। इसी तरह से अगर मैंने इस बॉल को यहाँ पे गिराया है h हाइट से, तो फिर से किस हाइट पर उसे जाना है? लगभग यहां तक वो जाएगी। तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि ये वाली लेंथ ज्यादा है या ये? अगर हमने स्लोप कम किया है तो लेंथ तो ये ज्यादा हो रही है, क्योंकि लेंथ इस बार देखो, एक लेंथ ये है, मान के चले हम ये ट्राइंगल बनाना है हमें, और ट्राइंगल में एक साइड हमारी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर कौन सी है? ये वाली। अब अगर मैं इसी ट्राइंगल में क्या करूंगा? इस स्लोप को घटाऊंगा। अभी ये एंगल ये वाला है 60, अगर मैं इसको 30 करूंगा तो क्या होगा? लेंथ ज्यादा होगी। अगर मैं इसको और भी कम करूंगा 10 डिग्री, तो लेंथ और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सेम हाइट जाने के लिए इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा और ज्यादा। ये एंगल बढ़ता जा रहा है या नहीं बार बार? तो गैलीलियो ने इमेजिन किया कि अगर हम सेकंड स्लोप को 0 कर दें, 0 से मतलब कि अगर हम सिंपल फ्लैट ही रहने दें, तो बॉल की वो जो कंडीशन थी वो तो सेम रहेगी। वो क्या थी कि अगर किसी बॉल को हाइट से गिराएंगे, इस हाइट से गिराते हैं, बस बार बार इससे ही तो गिरा रहे हो। पहली बार उन्होंने ये सरफेस रखा है तो यहाँ पे जाएगी, दूसरी बार ये रखा है तो यहाँ पे जाएगी, तीसरी बार ये रखा है तो लगभग उस हाइट तक जाती है। हालांकि सेम हाइट तक नहीं जाएगी, क्योंकि इसका रीजन मैं बता चुका, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी कुछ एनर्जी रिड्यूस होती है, लेकिन सेम हाइट तक जाती है। तो गैलीलियो ने देखा कि अगर सेम हाइट तक जाती है, तो अगर सरफेस ही फ्लैट रखा जाए तो फिर क्या होगा? लेकिन इस प्रैक्टिकल को करने के लिए उन्होंने स्मूथ सरफेस लिए थे, स्मूथ। हालांकि कितने भी स्मूथ ले लें, पूरी तरह तो स्मूथ होंगे नहीं कि जो जहां पे फ्रिक्शन 0 हो जाए। हालांकि हम ऑयलिंग करते हैं मशीन को, वहां पे फ्रिक्शन को 0 करते हैं, तो सेम हाइट तक जाएगी। अब उन्होंने सोचा
कि बॉल की नेचर क्या है कि जितनी हाइट से गिराते हैं सेम हाइट पर जाती है, लेकिन अगर सरफेस को कैसा रहने दे, फ्लैट, तो उतनी हाइट अचीव करने के लिए बॉल कहां जाएगी, कहीं इंफिनिटी तक जाएगी, है ना। और इंफिनिटी से क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब ये है कि बॉल तो इंफिनिटी तक जाएगी अगर उसकी स्पीड को हम चेंज ना करें। मींस जो बात पहले किसने बोली थी, अरिस्टोटल ने, वो क्या बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बॉडी को मोशन में रखने के लिए, लेकिन गैलीलियो ने इस प्रैक्टिकल के बाद क्या बात प्रूव की कि एक्सटर्नल फोर्स की तो कोई नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सरफेस फ्लैट हो गया तो बॉल कहां पे जाती है, इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी मोशन में आ गई तो वो मोशन में ही बनी रहेगी। अगर हमें उसकी स्पीड में चेंज करना है तब एक्सटर्नल चाहिए होगा। एक्सटर्नल फोर्स की नीड कब पड़ती है, जब बॉडी की पोजीशन में चेंज करना होगा, वो चाहे कैसी होगी, रेस्ट वाली या मोशन पोजीशन होगी, या उसकी डायरेक्शन में चेंज करना है, तब हमें फोर्स की जरूरत होगी। तो यहां से क्लियर हो गई बात। तो जो बात पहले थी वो क्या थी एरिस्टोटल वाली, कि हमें बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, वो बात फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने तो उस टाइम क्या देखा था, बिफोर क्रिस्ट, 300 बिफोर क्रिस्ट था लगभग, उससे भी लगभग 70-80 साल पहले की बात है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 0 सेंचुरी, उससे भी 300 साल पहले, 300 लगभग 384 के आसपास की बात है। उससे पहले जब गैलीलियो ने, जब अरिस्टोटल ने ये बात कंक्लूड की थी कि बैलगाड़ी को चलाने के लिए उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्स की, है ना, घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए हॉर्स की। तो इस तरह से वहां पे चलाने के लिए मींस कुछ ना कुछ सोर्स हमें चाहिए बॉडी को मोशन में रखने के लिए। भाई आप देखे हो कार है, कार को किस में मोशन में बना के रखने के लिए आपको क्या चला के रखना पड़ता है, इंजन। बोले सर वहां तो घोड़ा नहीं जुड़ता, वहां तो घोड़े की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो बेटा इंजन लगा दिया ना वहां पे, तो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। तो फिर सोचा सर फिर तो अरिस्टोटल की बात सही है, फिर गैलीलियो की कैसे सही है। गैलीलियो ने कहा कि किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो 380 साल पहले जो अरिस्टोटल ने बात बोली वही सही है कि गाड़ी को चलाने के लिए जब हमें इंजन की जरूरत है, घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए हॉर्स की जरूरत है, या किसी दूसरी सोर्स को मोशन में रखने के लिए, मैं टेबल को भी चलाता हूं यहाँ पे फोर्स की जरूरत है, या दूसरा चौक की बात करते हैं, चौक को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत है, तो फिर तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जो अरिस्टोटल ने बोला था वो सही था, चाहिए, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स को नहीं पहचान पाए, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। गैलीलियो ने इस बात का पता लगाया कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हमें कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं होगी। पूरी बात किसने की, बात तो उनकी भी सही थी अरिस्टोटल की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या एब्सेंस, उन्होंने तो साफ बोल दिया कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए। लेकिन गैलीलियो ने बोला कि फोर्स नहीं चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए, कोई इंजन नहीं चाहिए, कार भी बिना इंजन के चलेगी, लेकिन लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि टायर्स और रोड के बीच फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन होता है, एक अपोजिंग फोर्स होती है जिसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी होती है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, तो बच्चों समझ आ गया ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनर्शिया। हालांकि इनर्शिया समझाऊंगा, मोमेंटम इंपल्स पे आएंगे, फिर थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन भी बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना भी पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा करेंगे उसको भी। हालांकि मैं समझता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो तुम्हारा क्लियर हो गया, जल्दी से करता हूं। देखो इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया क्या है कि किसी भी बॉडी की वो नेचर, वो टेंडेंसी जो अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। जैसे अभी ये बोर्ड यहां पे है और मैं बोर्ड को यहां से हटा के नीचे गिराना चाहता हूं, तो क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि यहां पे नेल्स लगी हुई हैं, क्योंकि यहां एक फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है। मैं इस चौक को यहां से ये वाली
मैं इस चौक को यहां से दिखाई नहीं देता, इस बॉक्स को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन ये फिर रेस्ट में आ जाता है, ये बढ़ाता हूं फिर रेस्ट में आता है। तो हमने देखा कि ये जो बॉडी है जो अपनी पोजीशन में चेंज को अपोज करती है, देखो मैंने मोशन में लेकर आया हूं फिर रेस्ट में आ जाती है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, खाली फ्रिक्शन पे, या फ्रिक्शन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ और चीज, तो वो होता है मास। अगर किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अपोज करती है। जैसे अगर हम एक प्लास्टिक की बॉल लेते हैं और मैं तुमसे बोलूं कि प्लास्टिक की बॉल को आप एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कीजिए, आराम से करोगे रोल कराते कराते। अब मैं लेके आता हूं एक बड़ा सा पत्थर और उस पत्थर को रख के और आप बोलता हूं कि इसको डिस्प्लेस कीजिए, इस पोजीशन से दूसरे पॉइंट पर लेके जाइए। यहां पे मैंने बोला एक कम मास की बॉडी है और यहां पर इस सरफेस पर एक बड़े मास की बॉडी है, ज्यादा मास की बॉडी है। अब आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस पर ज्यादा फोर्स लगानी होगी, इस पर। इसका मतलब कौन ज्यादा अपोज करता है, जिसका मास ज्यादा है। तो हमने बोला कि एक नेचर और भी है बॉडी की, और वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स जो अप्लाई करती है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट which opposes the position, which opposes the change in its position, जो खुद की पोजीशन में चेंज को अपोज करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, ऑन विच क्वांटिटी डज इनर्शिया डिपेंड, तो आंसर विल बी मास। मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा लॉ ऑफ इसके बाद आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया कितने तरह से हो सकता है, मीन्स ये कि किसी बॉडी की अपनी पोजीशन में चेंज करने की जो अपोजिंग नेचर है वो कितने तरह की हो सकती है, किस किस तरह से वो अपोज करता है। देखो तीन चीजें हो सकती हैं, तीन पोजीशन में बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज को अपोज कर सकती है। नंबर वन, तीन सिस्टम में क्या होगा, वैसे तो दो ही पोजीशन होती है, समझ जाना, पहला रेस्ट पोजीशन, दूसरा मोशन। किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आए तब भी वो अपोज करती है, फोर्स लगाना पड़ता है किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। दूसरा, कोई बॉडी मोशन में है उसे रेस्ट में लाना है तो भी वो अपोज करती है। वो क्या चाहती है, टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द मोशन। तो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट, तो वो अपोज करती है। तीसरा आता है डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है, मोशन में है और डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वो तब भी अपोज करेगी। मान के चले कोई ईस्ट में है, इस डायरेक्शन में मूव करती है और आपको उसे वेस्ट में घुमाना है, टर्न कराना है, तो तब भी वो अपोज करेगी। तो तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखें, मान के चले हम किसी कोइन कार्डबोर्ड के ऊपर कोई कॉइन रखें और कार्डबोर्ड को तेजी से हिट करें तो देखते हैं कॉइन नीचे गिर जाता है। जैसे कई बार बच्चे भी देखा है मैंने कुछ शरारत करते हुए, किसी बच्चे को चेयर पे बैठा के और चेयर को तेजी से अगर हम खींचे सडनली एक जर्क के साथ, तो क्या होता है, स्टूडेंट नीचे जंप कर जाता है, नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करता है कि चेयर तो मोशन में आ गई तेजी से जब हमने उसको पुल किया, लेकिन स्टूडेंट की बॉडी अभी भी किस में बनी हुई थी, वो मोशन में नहीं आ पाती। क्यों, क्योंकि हमने तेजी से चेंज किया ना। तेजी से चेंज करने में क्या हुआ, चेयर तो मोशन में आ गई लेकिन स्टूडेंट की बॉडी रेस्ट में ही रहती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। दूसरा आता है मोशन वाला एग्जांपल। मान के चलते हैं कोई बस है और बस मोशन में है, अभी मूव करती है और अचानक से ब्रेक लें
और ब्रेक लेने पर क्या होगा, बस रेस्ट में आ जाएगी, उसकी टायर रेस्ट में आएंगे। लेकिन उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर होते हैं वो क्या होता है, अचानक से ब्रेक लेने पर आगे की तरफ बैंड हो जाती है उनकी बॉडी। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो फीट हैं, पैसेंजर के जो फीट हैं वो किस में आ गए, वो फीट किस में आ जाते हैं, रेस्ट में। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन किसमें रहता है, रिमेन्स इन द पोजिशन ऑफ मोशन, ड्यू टू विच द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बैंड फॉरवर्ड, जिससे ऊपर का पार्ट जो है बॉडी का वो कहाँ की तरफ बैंड हो जाता है, पीछे आगे की तरफ। और अचानक तेजी से चलाएं तो कई बार ऐसे गिरते हैं पैसेंजर, अचानक से कोई गाड़ी को बड़ी तेजी से स्टार्ट करता है चलाना, तो क्या होता है, अपर पार्ट बॉडी का क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल, कोई पैसेंजर चलती हुई ट्रेन से एकदम से जंप कर जाता है, चलती हुई बस से नीचे की तरफ जंप करता है, तो क्या होता है, वो घिसटता है काफी दूर तक। क्यों? क्योंकि जो अपर पार्ट है बॉडी का वो किस में रहता है, मोशन में। लेकिन पैर या तो वो दौड़ेगा तो बच जाएगा, वरना वो क्या होगा, अगर वो मान के चले बस आपकी साइड मूव करती हुई है और पैसेंजर इधर की तरफ दौड़ना चाहे तो वो फिर ऐसे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी किसमें है, अभी मोशन में, और उसने सोचा मैं सीधे ऐसे चलूं, तो क्या होगा उस टाइम पर, बॉडी मोशन में ऐसे और वो चलता है ऐसे, तो अपर पार्ट पर किस तरह से पहले मोशन में है, फोर्स कैसे लगी हुई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है बॉडी, तो वो चेंज कर अपोज करेगी, तो क्या होता है, उसकी बॉडी जैसे ही वो तेज दौड़ेगा इस तरह से गिरेगा। इसीलिए कभी भी देखा होगा चलती हुई बस या ट्रेन से अगर कोई जंप करता है तो वो जंप करने के थोड़ा सा पहले रन करता है, थोड़ा डिस्टेंस तक दौड़ता है। वो ऐसा करने से होता क्या है कि जो मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है वो धीरे 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 उसे टाइम मिल जाता है, इसको बोलते हैं इंपल्स, और वो क्या हो जाता है, रेस्ट में आता है सेफली। अगर ज्यादा तेज चलती हुई बस या गाड़ी होगी तो फिर चोट खा लेगा, क्योंकि वो एकदम से उतनी तेज नहीं दौड़ सकता कोई भी पर्सन। हाँ, जैसे ट्रेन से जंप करता है तो तब तक तो वो अगर फुर्तीला है तो एकदम से दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन अगर नहीं दौड़ सकता उतनी तेज तो गिर भी जाता है। कई बार बुजुर्ग वगैरह या कोई बच्चा अगर जंप करे चलते हुए से तो गिर जाते हैं, इसलिए करना नहीं चाहिए। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम कि तीनों इनर्शिया के लॉ पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने तीनों एग्जांपल बोले, पैसेंजर का भी, या कोई बस है अचानक से तेजी से टर्न लेती है, 60 टन लेती है, तो हम क्या देखते हैं, 60 टन लेते ही हमारी जो राइट साइड है वो किधर जाती है, बस की साइड में, बस की दीवारों से टकराती है। फिर से समझो, कोई बस है ऐसे चलते चलते अचानक से टर्न लेगी तो क्या होगा, अचानक देखो अभी बस ऐसे आती है ये इस तरह से, और हम सबकी बॉडी क्या होगी, सब जो भी उसमें बैठे हुए होंगे पैसेंजर, सबकी बॉडी किस में मोशन में है, फॉरवर्ड, और अचानक से बस ऐसे आएगी तो सबकी बॉडी किस तरह बैंड होगी, क्योंकि मोशन में अभी भी उधर ही बनी हुई है ऐसे, और हमें क्या लगता है कि जैसे हमारी साइड, हम एक साइड में जा रहे हैं, जबकि रियलिटी ये थी कि पहले से हमारी बॉडी उस डायरेक्शन में मोशन में थी। इस लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कितने होते हैं, 3 लॉ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या इसका दूसरा नाम है गैलीलियो गैलीली लॉ, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो गैलीली लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद आता है न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और तीसरा होता है एक्शन रिएक्शन रूल। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी। एक बात और याद रखना, एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगते। सेम का मतलब एक ही बॉडी के ऊपर। जैसे मान के चले मैंने इस के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि इसी बॉडी के ऊपर अपोजिट भी लगेगा, ये बॉडी मेरे हाथ के ऊपर अपोजिट लगाएगी, इसको बोलते हैं एक्शन। मैंने किया एक्शन और इस बॉडी ने वापस मेरे हाथ पे किया रिएक्शन, तो इसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोमेंटम। ये ध्यान देना, हम अक्सर बोलते हैं कि बॉडी
तो तेज चलाओ, पहले मोमेंटम में लेके आओ। मोमेंटम आखिर होता क्या है? तो मोमेंटम किसी भी बॉडी की एक मोशन इफेक्ट है, मोशन कंडीशन है कि उसमें जितनी ज्यादा मोशन होगी उतना ज्यादा उसमें मोमेंटम होगा। पहले यही समझा जाता था, लेकिन रियल में मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मास, सेकंड स्पीड या वेलोसिटी। हम बात करें कैसे मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये बात समझनी है जरा, अब समझना। मैंने बोला मोमेंटम होता क्या है? मोशनल इफेक्ट है। मोशनल इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब क्या कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसमें मोमेंटम है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? मास पर। तो बोले सर अगर बॉडी रेस्ट में रहेगी तो फिर मोमेंटम नहीं होगा। मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी, लेकिन खाली बॉडी रेस्ट में रहे तब ये इफेक्टिव नहीं होता। मोमेंटम मैंने बोला मोशनल इफेक्ट है। मोशनल का मतलब जब बॉडी मोशन में होगी तब दोनों फैक्टर वर्क करेंगे। कौन कौन सा? मास भी और वेलोसिटी भी। मोमेंटम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। अब ये दोनों क्यों लिए हैं? पहले ये बोला जाता था कि बॉडी की मोशनल इफेक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। मोशनल इफेक्ट मतलब जो बॉडी मोशन में। तो हमने देखा कि अगर एक ट्रक और एक साइकिल दोनों मोशन में है, ट्रक चलता है 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में केवल 5 मीटर चलना है इसे। 5 मीटर का मतलब कितना हो गया कि अगर हम देखें तो मेरे 5 स्टेप लगभग 6-7 हो सकते हैं अगर 1 मीटर से कम है। तो 1 मिनट की बात करूं, मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट। साइकिल चलती है 10 किलोमीटर पर आवर, या इसको भी ले लें 50 मीटर पर मिनट। दोनों की यूनिट एक ही रखता हूं कंफ्यूजन। वो 5 मीटर पर, ये क्या है? ट्रक। और ये क्या है? साइकिल। इसका मास कितना है? मास ऑफ ट्रक 1000 kg। और इसका मास कितना है? mc इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो mt इक्वल टू 1000 किलोग्राम, mc इक्वल टू 10 किलोग्राम, इस तरह से। तो हमने देखा, कुछ के मन में आया कि सर ट्रक तो भारी है। पहले देखा मोशन को कि मोशनल इफेक्ट है, तो ये 5 से चल रहा है, ये 50 से। अब मैंने बोला कि बच्चों मोमेंटम का ऐसे पता चलेगा कि आप उसको रोकने की कोशिश करो। जिसको आप इजीली रोक लोगे उसका मोमेंटम कम, और जिसको नहीं रोक पाओगे उसका ज्यादा। तो आपने देखा सर ये तो 5 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन ट्रक है, हमसे तो नहीं रुक पा रहा। ये 50 से है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब क्या देखें कि 50 वाला, चलो ये भी कंसीडर करें कि 5 वाले को आपने रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसको रोक लेते हो कि सर स्पीड से तो समझ नहीं आ रही। फिर हम क्या लेते हैं? मास को भी इंक्लूड किया। दूसरा एक चीज और बता दूं, गन की जो बुलेट होती है बहुत कम मास होता है, लेकिन स्पीड इतनी होती है कि आप अगर उसे रोकने की कोशिश भी करोगे, ट्रक के सामने भी खड़े हो जाओगे, कोशिश कर पाओगे, साइकिल के सामने भी कोशिश कर पाओगे, लेकिन बुलेट के सामने नहीं कर पाओगे। आप कहो कि मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगी, क्या होगा? आप उसे कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से भी, बॉडी से भी, और उसके बाद बाहर, है ना? ये गन की बुलेट करती है। तो आपने देखा सर मोमेंटम उसका ज्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा, वो तो हमारी बॉडी से निकल गई। तो बच्चों इसीलिए, क्योंकि कंफ्यूजन था मास को लेके और उसकी स्पीड को लेके, हमने क्या बोला कि मोमेंटम दोनों चीजों पे ही डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। इसीलिए हमने क्या बोला? मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो उसका मोशनल इफेक्ट होता है
वो दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। किस किस पर? मास और वेलोसिटी। के की वैल्यू 1 होती है यहाँ पे, और फॉर्मूला होता है P = mv। याद रखना, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, 3 ग्राफ हो रहे हैं, उसके बाद हम आज की वीडियो बंद करेंगे। देखो 3 ग्राफ किस तरह से। हमने फॉर्मूला पढ़ा है P = mv। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था R = V/I। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है अगर V और I सेम रेशो में बढ़े। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम P को मास को कांस्टेंट करता हूं। 3 ग्राफ देखने, एक बार M को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरी बार V को, तीसरी बार P को। यदि M कांस्टेंट रहता है, इफ M = कांस्टेंट, तो क्या रहेगा फर्स्ट ग्राफ में? चलिए, ये इस तरह से देखो, मास कांस्टेंट है और मैंने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है प्रेशर, मोमेंटम, और वाई एक्स एक्सिस के अलोंग लिए वेलोसिटी। फिर से देखो, वाई एक्स के अलोंग मोमेंटम और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, तो ग्राफ मिलता है ऐसे। मैंने बोला अगर m फिक्स रहेगा तो, और m का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से? m = P/V। देखो बेटा, यही है क्या? R = V/I होता था, ग्राफ बनती थी ऐसे। यहां भी तो ऐसे ही है। अगर m फिक्स है, कांस्टेंट है, m = कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसे मिलेगी। दूसरा, सेकंड ग्राफ में क्या बोले? इफ वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी v को कांस्टेंट बोलते हैं, अगर ये कांस्टेंट होगी तो कैसे बनेगी ग्राफ? इस बार ये वाली कांस्टेंट, क्योंकि इस बार क्या आ जाएगा? V = P/m। इस बार V कांस्टेंट, और यहां पे हमने क्या लिया? P, और यहां पर क्या लिया? V। देखो, जो ऊपर था वो यहां पे भी इस तरह ले। ठीक, थर्ड ग्राफ बचती है, और इसमें इस बार क्या लेंगे? इफ P कांस्टेंट। अगर हमने मोमेंटम को कांस्टेंट रखा है तो कैसे बनेगी? इस बार देखो, यहां पे मास और यहां पर वेलोसिटी, मोमेंटम फिक्स रहेगा। तो देखो, यहां फॉर्मूला आता है P = mv। अगर m को बढ़ाते हैं, m को, क्योंकि ये कांस्टेंट रहना है, तो अगर मैं बोलता हूं m की वैल्यू 2 तो, और v की वैल्यू 6, तो कितना आता है? 12। अगर मैं इसको 3 रखता हूं, इसको बढ़ाता हूं, मास को बढ़ाता हूं, तो ये कितना आएगा? 4। अगर मैं इसको 4 करता हूं तो ये कितना आएगा? 3। और इसको अगर 6 करता हूं तो ये 2। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा घटता है। देख लो जरा, 6 4 3 2, इसी तरह से ये साथ साथ बढ़ता है। तो वेलोसिटी बढ़ती है, मास कम होता है, तो ग्राफ बनती है हमारी ऐसे। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट C को। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर से समझो, हमने फर्स्ट टाइम 3 ग्राफ लिए हैं। फॉर्मूला P = mv। अगर m कांस्टेंट है तो हमने 10th में पढ़ा था ये फॉर्मूला कि R रेजिस्टेंस वहां पे फिक्स रहता था, तो V और I का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। तो P और V, P/V फिक्स रहेगा। ग्राफ ऐसे। अगर V को, वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलते हो, तो क्या होगा? P/m, V कांस्टेंट, P/m। और तीसरी बार अगर ये वाली P कांस्टेंट रहता है, तो ये वाला चीज समझ लेना, ये क्या है हमारा, कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरे को कम होना होगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी? 6 2 = 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12, या 12 1 = 12। यहां आप इस 12 से शुरुआत कर सकते हो। 12 × 1, एक चीज, सॉरी 1 × 12, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये दूसरा कम होते जा रहा है। तो इसी तरह देखो, मास कम हो रहा है और V बढ़ता है। इस तरह से हमारा ये रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, बाय।